हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का चैंपियंस ऑफ जीए के इस यूट्यूब चैनल पर। आज 12 मई के करंट अफेयर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन है वो उनको मिल सके। और अगर आप इस पूरी वीडियो की PDF फाइल चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के खत्म होने के तुरंत बाद उपलब्ध करा दी जाएगी, जहाँ पर जाकर के आप पूरी वीडियो की PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा PDF फाइल आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है @चैंपियंस ऑफ जी उस पर भी उपलब्ध होगी, तो आप हमारा चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा @चैंपियंस ऑफ जी। इसकी भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी गई है। तो सबसे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं 11 मई के करंट अफेयर्स का, जो जैसा कि हम हमेशा की तरह करते हैं। सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम करंट अफेयर्स वर्तमान दिन के पढ़ते हैं और लास्ट में मैं आपसे एक क्विज भी पूछूंगा, यानी कि एक सवाल आपसे पूछूंगा। अगर उस क्वेश्चन का आपको आंसर पता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा। तो कल हमारा पहला क्वेश्चन था, कर्मवीर पदक से किस राज्य के पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जितने भी राज्य के पुलिसकर्मी हैं जो लॉकडाउन के कारण अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जनता की रक्षा कर रहे हैं, तो उनको उनका हौसला बढ़ाने के लिए कर्मवीर पदक से जो है सम्मानित किया जाएगा। तो ये मध्य प्रदेश राज्य की सरकार जो है वहाँ के जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनको कर्मवीर पदक से सम्मानित करेगी। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस प्रतिवर्ष हम कब मनाते हैं, तो ये 9 मई को मनाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके जस्ट एक दिन बाद यानी कि 10 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस भी मनाते हैं, यानी कि इंटरनेशनल मदर्स डे, ये भी आप याद रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, पंडाडा कुटुप्पा का 7 मई को हाल ही में निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र के लिए जाने जाते थे, तो ये कर्नाटक के थे और इन्होंने कर्नाटक के अंदर एक हॉकी का टूर्नामेंट स्टार्ट किया था। इस टूर्नामेंट का नाम था फैमिली हॉकी टूर्नामेंट, जिसमें कर्नाटक का राज्य के लगभग 250 से भी अधिक परिवार के जो है महिला और पुरुष इस हॉकी टूर्नामेंट में भाग लेते हैं। सरकार ने लॉकडाउन में बंद प्रभावित क्षेत्रों के लिए कितने करोड़ रुपए का जो है राहत पैकेज की हाल ही में घोषणा की है। तो लॉकडाउन के कारण जितने भी बंद प्रभावित क्षेत्र है इसके लिए भारत सरकार ने 1610 करोड़ रुपए का जो है राहत पैकेज देने की घोषणा हाल ही में की थी। नेपाल ने उत्तराखंड में नवनिर्मित किस रोड पर आपत्ति जताई है और कहा है कि रोड का कुछ हिस्सा जो है नेपाल क्षेत्र से गुजरता है। तो ये धारचूला लिपुलेख पास लिंक रोड जो है, और इसका भी हाल ही में जो हमारे भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस रोड को स्टार्ट किया है। धारचूला लिपुलेख पास लिंक रोड, ये 80 किलोमीटर का रोड है और नेपाल ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि इसका अधिकांश इस रोड का जो हिस्सा है वो नेपाल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये विवाद की स्थिति, देखते हैं इसमें क्या आगे डिसीजन आता है। छठा क्वेश्चन था हमारा कल, कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जो लिंक रोड बना है, जो मैंने अभी आपको बताया है, धारचूला से लिपुलेख रोड, ये किस राज्य में आता है, ठीक है, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री ने 8 मई को किया है। तो ये उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत आता है। ये धारचूला लिपुलेख पास लिंक रोड 80 किलोमीटर का है। इससे होगा क्या, इससे जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो होती है उसमें 3 सप्ताह तक का जो है समय लगता है, तो इससे समय अवधि कम होगी, यानी कि शॉर्टकट रोड बना है ये, यानी कि 3 सप्ताह की बजाय अब 1 सप्ताह में ही जो है कैलाश मानसरोवर की यात्रा आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इस पर विवाद जताया है नेपाल ने कहा है कि इस रोड का कुछ हिस्सा जो है उनके क्षेत्र में आता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 7 था, कोविड-19 की वजह से आर्थिक संकट को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपए तक का कर्ज लेने का अनुमान जो है हाल ही में जारी किया है। तो ये 12 लाख रुपए का जो है मतलब 12 लाख करोड़ रुपए का जो है कर्ज जो है भारत की जो सरकार है वह मार्केट बोरोइंग प्रक्रिया के तहत, यानी कि बाजार से धन जुटाने की कोशिश करेगी 12 लाख करोड़ रुपए का, ठीक है, याद रखिएगा। ये वित्तीय वर्ष 2020-21 की हम बात कर रहे हैं, यानी कि वर्ष 2020-21 का जो वित्तीय वर्ष है हमारा ये, इसमें कोविड-19 की वजह से भारत जो आर्थिक संकट से जूझ रहा है। तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार जो है मार्केट बोरोइंग प्रक्रिया के तहत 12 लाख करोड़ रुपए की जो है उधारी मार्केट से उठाएगा। ट्राइफेड ने आर्ट ऑफ लिविंग, जिसको हम AOL के नाम से जानते हैं, के साथ जनजातीय उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। तो आपसे क्वेश्चन मैंने ये पूछा था कि भारत के जो जनजाति विभाग के वर्तमान में केंद्रीय मंत्री कौन है, ठीक है। तो हमारे वर्तमान में जो भारत के जनजाति केंद्रीय मंत्री, उनका नाम है अर्जुन मुंडा। तो अर्जुन मुंडा ने ही जो है हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो इसमें ट्राइफेड और आर्ट ऑफ लिविंग के साथ मिल करके जो है जनजातीय उद्यमों को बढ़ावा देने का कार्य किया जाएगा। ICMR, जिसको हम इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कहते हैं, जिसके जो वर्तमान में हेड है उनका नाम है बलराम भार्गव और ICMR का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। तो ICMR का काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य इस समय है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से पूरा देश जो है वो काफ़ी परेशानियां झेल रहा है। तो ऐसी स्थिति में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की जिम्मेदारी काफ़ी बढ़ गई है।
तो उन्होंने कोविड-19 टेस्टिंग किट की डिलीवरी करने के लिए, यानी कि कोविड-19 टेस्टिंग किट को पूरे भारत के अन्य राज्यों तक पहुंचाने के लिए किस विभाग के साथ एक अनुबंध किया है? तो ये भारतीय डाक विभाग के साथ आईसीएमआर ने टेस्टिंग किट की डिलीवरी करने के लिए, यानी कि उसे पहुंचाने के लिए एक अनुबंध ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, श्रीलंका के कौन से खिलाड़ी एमसीसी, जिसको हम मेलबोर्न क्रिकेट क्लब के नाम से जानते हैं, के अध्यक्ष पद का दूसरा कार्यकाल संभालने वाले की सूची में शामिल हो गए हैं? तो ये कुमार संगकारा, ये श्रीलंका के एक प्रसिद्ध बल्लेबाज और विकेट कीपर है और इन्होंने श्रीलंका की राष्ट्रीय टीम के लिए जो है वो कप्तानी का भी अपना सहयोग दिया है। तो श्रीलंका के खिलाड़ी है कुमार संगकारा। तो ये एमसीसी यानी कि मेलबोर्न क्रिकेट क्लब का अध्यक्ष पद का दूसरा कार्यकाल संभालने वाले की सूची में शामिल हो गए और ये तीसरे एक ऐसे खिलाड़ी, ठीक है, इनसे पहले भी 2 खिलाड़ी जो ऐसा कर चुके हैं। वैसे एमसीसी जो है यानी कि मेलबोर्न क्रिकेट क्लब, इनका जो अध्यक्ष है वो 1 साल के लिए चुना जाता है, लेकिन कोविड-19 के कारण किसी की नई नियुक्ति नहीं की गई है और इन्हें जो है 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया है। बहुत सारी स्थितियाँ आई हैं ऐसे जिसमें नई नियुक्तियाँ बहुत सारे विभागों में नहीं की गई है, 1 साल का 2 साल का उसमें एक्सटेंड दिया गया है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन मैंने आपको कल भी पढ़ाया था, दिया मिर्ज़ा को भी जो है यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम का जो ब्रांड एम्बेसडर वो 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है और उसकी अवधि जो है वो 2022 तक कर दी, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे गेम्स का भी जो है उस समय 1 या 2 साल बढ़ा दिया है कोविड-19 के कारण। स्टैटिक जीके में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप इनमें से कौन सा है? तो ये ग्रीनलैंड, याद रखिएगा आप, ठीक है। एक और क्वेश्चन था, विश्व का सबसे बड़ा महासागर इनमें से कौन सा है? क्वेश्चन आता है लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं। आपसे यहाँ पे बड़ा महासागर पूछा है तो मैंने ट्रिक बताई थी आपको, बड़ा किसी का नाम होता है तो नाम वाला जो महासागर है वो विश्व का सबसे बड़ा महासागर यानी कि प्रशांत, ये किसी व्यक्ति का नाम है, आप याद रख लेना इसको ट्रिक के हिसाब से। तो सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा प्रशांत महासागर और सबसे छोटा महासागर अगर आपसे पूछे तो वो मैंने बताया था आपको आर्कटिक महासागर, क्योंकि हम टिक करते हैं तो छोटा सा ही टिक करते हैं। तो छोटा महासागर पूछे तो आर्कटिक महासागर और अगर आपसे बड़ा महासागर पूछ ले तो वो है प्रशांत महासागर, ठीक है। तो ये थे हमारे 11 मई के करंट अफेयर्स क्वेश्चंस का रिवीजन हमने स्टार्ट किया है। अब बारी आती है क्विज की। मैंने कल आपसे क्विज पूछी थी, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा था, भारत की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है गंगा, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है? गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी में से। मैंने आपसे कल क्वेश्चन पूछा था, 11 मई का क्विज था ये, तो इसकी सबसे लंबी नदी है भारत की वो है गंगा, याद रखिएगा आप, ठीक है। आज भी मैं आपसे एक वीडियो के अंत में क्विज पूछूंगा, अगर आपको उसका आंसर पता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। चलिए अब शुरू करते हैं हम 12 मई के करंट अफेयर्स। 12 मई का हमारा पहला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस वैक्सीन विकसित करने के लिए आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया है? ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, क्योंकि अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी काफ़ी डिटेल में बताया था कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है इसकी काफ़ी जिम्मेदारी अभी बढ़ गई है, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण टेस्टिंग हुआ और बहुत सारे लैब की परमिशंस वगैरह देने का काम जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का है। तो ऐसी स्थिति में कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार की जा रही है, तो इसके लिए आईसीएमआर ने किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया है? तो ये भारत बायोटेक के साथ मिलाया है। इसमें क्या होगा, भारत बायोटेक और आईसीएमआर ये दोनों मिलकर पुणे की जो एनवाईवी संस्था है यानी कि नेशनल इन्वायरोलॉजिकल वायरस की एक वहाँ पे जो मरीज है, उस यूनिट में जो मरीज पेशेंट जो है भर्ती किए गए हैं, उनके अलग अलग स्ट्रेन लिए वहाँ पर जाएंगे, पुणे की जो संस्था है वहाँ से, और उनका टेस्ट किया जाएगा और टेस्ट के बिहाफ पर जो है वो वैक्सीन तैयार करने का काम आईसीएमआर और भारत बायोटेक ये दोनों आपस में मिलकर के करेंगे। आईसीएमआर का जो हेडक्वार्टर है वर्तमान में वो दिल्ली में है और इसके जो वर्तमान में महानिदेशक है उनका नाम है बलराम भार्गव, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो कोरोना वायरस वैक्सीन विकसित करने के लिए आईसीएमआर ने किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया है? तो ये भारत बायोटेक के साथ मिलाया है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस ने चेचक उन्मूलन की कौन सी वर्षगांठ पर हाल ही में एक स्मारक डाक टिकट जो है वो जारी किया है? तो ये 40वीं वर्षगांठ पर WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस ने चेचक उन्मूलन, आपको पता होगा चेचक के टीके की जो खोज है वो एडवर्ड जेनर ने की थी, ये भी आप याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो WHO और यूनाइटेड नेशंस इन दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से चेचक उन्मूलन की कौन सी वर्षगांठ पर हाल ही में एक डाक टिकट जो जारी किया है? तो ये 40वीं वर्षगांठ पर इन दोनों ने मिलकर जो है वो डाक टिकट, स्मारक डाक टिकट जो जारी किया है। और यहाँ पे डाक टिकट की बात आई है तो मैं बता दूँ आपको, भारतीय डाक ने भी आईसीएमआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें आईसीएमआर की जितनी भी टेस्टिंग किट है कोविड-19 की
जो ICMR में तैयार की जाती है उसको भारत के अन्य राज्यों तक पहुंचाने का काम जो है भारतीय डाक सेवा करेगी। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो ये 40वीं वर्षगांठ थी चेचक उन्मूलन टीके की। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ जिसको हम FIH के नाम से भी जानते हैं के अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र बन्ना का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये 2021 तक इनका कार्यकाल जो एक्सटेंड किया गया है। मैं आपको बता दूं, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है, तो वो है नरेंद्र बन्ना। एक क्वेश्चन तो ये आपका हो गया। एक और क्वेश्चन ये बन सकता है आपका कि इनका कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया है, तो मैंने बताया आपको 2021 तक जो है इनका कार्यकाल बढ़ा दिया है। कोरोना 19 के कारण जो है बहुत सारे संस्थाओं की जो है नियुक्तियां जो है वही है, यानी कि इनको बदला नहीं गया है। 1 या 2 साल के लिए इनकी नियुक्तियों को जो है आगे बढ़ा दिया है। ऐसे ही कुमार संगकारा को भी मेलबोर्न क्रिकेट क्लब का जो है अध्यक्ष 1 साल के लिए और उनका कार्यकाल बढ़ा दिया है। तो ऐसे बहुत सारे संघ हैं जिन्होंने नई नियुक्तियाँ जो है वो नहीं की। तो नरेंद्र बन्ना का जो कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है, ये 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कुछ डिटेल में इसमें आपको बता दूँ, अंतर्राष्ट्रीय जो महासंघ है किसका, हॉकी का, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के जो अभी वर्तमान में CEO हैं, अध्यक्ष तो मैंने आपको बता दिया नरेंद्र बन्ना है, लेकिन अगर CEO पूछ ले आपसे प्रबंध निदेशक, तो ये थियरी विल। और FIH की स्थापना के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1924 यानी कि 7 जनवरी 1924 को हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की, याद रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर पूछ ले अगर आपसे, तो वो है लॉजेन, स्विट्जरलैंड में। और भी इसमें थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि FIH के कार्यकारी बोर्ड ने 47वीं FIH कांग्रेस को स्थगित करने का भी फैसला किया है, जो कि शुरू में 28 अक्टूबर से 1 नवंबर 2020 को नई दिल्ली में मई 2021 तक नियोजित किया गया था, यानी कि इसको भी उन्होंने जो है वो स्थगित करने का फैसला किया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, स्पोर्ट्स से रिलेटेड। ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र बन्ना का जो है कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ गया है और अब ये 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बने रहेंगे। चौथा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एक प्राइज़ है जो दिया गया है विभिन्न कंपनियों को कार्य करने के लिए। तो स्टार्टअप इंडिया एनिमल हस्बेंड्री ग्रैंड चैलेंज पुरस्कार हाल ही में किसके द्वारा प्रदान किए गए हैं? क्वेश्चन आपसे ये है, तो ये प्रदान किए गए हैं जो हमारे पशुपालन मंत्री केंद्रीय गिरिराज सिंह, इन्होंने ये प्रदान किए हैं। कौन से पुरस्कार हैं ये? स्टार्टअप इंडिया एनिमल हस्बेंड्री ग्रैंड चैलेंज पुरस्कार। तो ये हमारे जो भारत के केंद्रीय मंत्री पशुपालन मंत्री है गिरिराज सिंह, इन्होंने प्रदान किए हैं। तो ये किस किस को मिले हैं थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ये 5 श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किए गए थे और इधर मैंने आपको विजेताओं के नाम बताए हैं। तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के लिए जो है वो इस साल के जो पुरस्कार मिले हैं स्टार्टअप इंडिया के, वो मिले कृषक मित्र एग्रो सर्विस प्राइवेट लिमिटेड मुंबई को। और एलिमिनेटिंग मिल्क अडल्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो ये व्हाइट गोल्ड टेक्नोलॉजीज मुंबई को मिला है। और प्रोडक्ट ट्रेसेबिलिटी की अगर हम बात करें तो इमरटेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड मुंबई को मिला है। और ई कॉमर्स सॉल्यूशन की श्रेणी में अगर हम देखें तो ये मूव फार्म गुरुग्राम जो कि हरियाणा में, इसको मिला है। और ब्रीड इम्प्रूवमेंट एंड एनिमल न्यूट्रिशन की श्रेणी में जो है वो अदीज टेक्नोलॉजीज जो कि बेलगावी कर्नाटका में, इसको मिला है। और केंद्रीय पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन राज्य मंत्री अगर आपसे पूछ ले तो राज्य मंत्री संजीव कुमार बालियन ये राज्य मंत्री, ठीक है। और ओवरऑल अगर आपसे हमारे पशुपालन के जो केंद्रीय मंत्री का अगर नाम पूछ ले तो वो है गिरिराज सिंह। तो गिरिराज सिंह ने स्टार्टअप इंडिया एनिमल हस्बेंड्री ग्रैंड चैलेंज पुरस्कार हाल ही में प्रदान किए हैं और 5 श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किए गए। इन 5 के नाम मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। और केंद्रीय पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन राज्य मंत्री का नाम अगर आपसे पूछ ले तो ध्यान रखिएगा, राज्य मंत्री अलग है और केंद्रीय मंत्री अलग है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं और राज्य मंत्री संजीव कुमार बालियान। 5वां प्रश्न है, भारत ने 5 द्वीप देशों की सहायता के लिए कौन सा मिशन हाल ही में शुरू किया है? तो मैंने आपको बता दिया है कि लॉकडाउन के कारण जो भारत के बहुत सारे नागरिक अन्य देशों में फंसे हैं, उनको लाने के लिए नौसेना है, वायुसेना है, हर प्रकार की सेना जो है किसी न किसी स्तर पर कार्य कर रही है। तो 5 द्वीप देशों की सहायता के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? तो ये मिशन सागर जो है शुरू किया गया है, मिशन सागर, याद रखिएगा। इसमें बता दूं आपको, हिंद महासागर के जो 5 द्वीप देश में, एक तो मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, मेडागास्कर और कोमारास के लिए ये अभियान शुरू किया गया है, ठीक है। और इस अभियान को नाम दिया गया मिशन सागर। तो भारत सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के बीच पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को सहायता प्रदान करने के लिए 10 मई 2020 को मिशन सागर शुरू किया है। तो ये 5 द्वीप देश इसमें ये शुरू किया जाएगा और यह मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
कि सागर प्रोजेक्ट, सागर का भी यहाँ पे फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, अर्थात क्षेत्र में सभी की सुरक्षा और विकास के दृष्टिकोण से प्रेरित है। ठीक है, तो याद रखिएगा मिशन सागर स्टार्ट किया गया है, भारत ने अभी स्टार्ट किया है भारत के जो 5 द्वीप देश हैं उनकी सहायता करने के लिए। और भारत के जो 5 द्वीप देश है वो कौन कौन से हैं? मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमारास। छठा प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी अथवा टेक्नोलॉजी दिवस हम प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, तो ये हम हर साल मनाते हैं 11 मई को। सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी अथवा टेक्नोलॉजी दिवस। कुछ डिटेल में इसमें आपको बता देता हूँ। इसी दिन राजस्थान में भारतीय सेना की पोखरण टेस्ट रेंज में शक्ति फर्स्ट परमाणु मिसाइल का जो है सफल परीक्षण किया गया था, तो इसीलिए जो है हर साल मनाया जाता है। और ये दूसरी बार पोखरण में टेस्ट किया गया था, ठीक है, परमाणु का, याद रखिएगा। तो प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय तकनीकी दिवस पूरे भारत में 11 मई 1998 को पोखरण में किए गए शक्ति फर्स्ट परमाणु मिसाइल के सफल परीक्षण की याद में किया जाता है। ठीक है, और शक्ति को जो है पोखरण परमाणु परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है, जबकि मई 1974 में किए गए पहले परमाणु परीक्षण का कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा, याद रखिएगा। मतलब 2 बार परमाणु परीक्षण किए गए थे, तो पहला परमाणु परीक्षण किया गया था मई 1974 में और दूसरा परमाणु परीक्षण जो किया गया था 11 मई 1998 को। तो जो पहला परमाणु परीक्षण किया गया था इसका कोड नाम भी आप याद रखिएगा, इसका कोड नाम था स्माइलिंग बुद्धा। और मैं बता दूं आपको, ये जो 11 मई 1998 को जो पोखरण में जो शक्ति फर्स्ट का मिसाइल का जो परीक्षण किया गया था, ये सब जो है हमारे भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति है स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनकी देखरेख में किया गया था। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय जो है राष्ट्रीय तकनीकी प्रौद्योगिकी एवं टेक्नोलॉजी दिवस हम हर साल जो है 11 मई को मनाते हैं। इसका कारण क्या है कि 11 मई 1998 को पोखरण में जो है वो शक्ति परमाणु फर्स्ट परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया गया था। 7वां क्वेश्चन है, कोविड-19 की वजह से चल रहे लॉकडाउन के बीच रेलवे ने कब से पैसेंजर ट्रेन जो है वो शुरू करने की घोषणा की है? तो 12 मई से जो है वो पूरे भारत में 12 ट्रेनें जो है वो स्टार्ट की जाएगी। 12 शायद 15 है, मैं बता देता हूँ आपको, 15 ट्रेनें जो स्टार्ट की जाएगी। और ये सारी ट्रेनें जो कहाँ से चलेगी? दिल्ली से चलेगी। तो इसके लिए 11 मई से जो है वो रिजर्वेशन भी स्टार्ट हो गए हैं। आप सभी लोगों को बता दूं कि 22 मार्च की रात से जो है पूरे भारत में ट्रेनों का परिचालन नरेंद्र मोदी के आह्वान पर लॉकडाउन के कारण बंद कर दिया गया था। तो अब जो है 15 जोड़ी ट्रेनें चलाई जाएगी दिल्ली से। और मैं बता दूं आपको, 50 दिनों तक जो यात्री ट्रेन सेवा जो थी ये बंद कर दी गई थी और इसमें सिर्फ श्रमिक स्पेशल ट्रेन जो है वही चलाई जा रही थी। तो 11 मई यानी कि कल शाम 4 बजे से टिकट का रिजर्वेशन शुरू हो चुका है और ये टिकट जो है केवल IRCTC की वेबसाइट है उससे ही उपलब्ध होंगे। तो नई दिल्ली से ये ट्रेनें डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी तक के लिए चलाई जाएगी। तो 12 मई से स्टार्ट होगी ये ट्रेनें और 15 पैसेंजर ट्रेनों को जो दिल्ली से शुरू किया जाएगा। 8वां प्रश्न हमारा, चाइनीज़ और इंडियन सैनिकों के बीच सिक्किम में किस जगह यानी कि किस दर्रे के पास 10 मई को एक झड़प यानी कि मुठभेड़ हो गई है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप। तो चाइनीज़ सैनिक और भारतीय सैनिक के बीच में नाकुला दर्रा जो है यहाँ पर एक झड़प हो गई है दोनों सैनिकों के बीच में। लेकिन हालांकि दोनों देशों के मतलब आपसी सुलझाव के कारण इस जो बहस को जो यहीं पर शांत कर दिया है। तो मैं डिटेल में थोड़ा सा बता देता हूँ। यह घटना नॉर्थ सिक्किम में मुंगथांग से आगे नाकुला दर्रा के पास हुई है और इसमें लगभग 150 सोल्जर जो है वो भारतीय सेना के और चाइनीज़ सेना दोनों के थे और इसमें 11 चीनी सोल्जर्स को चोट भी आई है और 4 इंडियन सैनिकों को भी काफ़ी चोट लगी है। तो ये सिक्किम में है, याद रखिएगा। नाकुला दर्रा अगर आपसे पूछ ले तो कहाँ पर है? सिक्किम में है और यहाँ पर दोनों देशों के सैनिकों का आमना सामना हुआ था। तो दोनों देशों के जो सैनिक थे वो आपस में लड़े यहाँ पर। तो याद रखिएगा नाकुला दर्रा के यहाँ पर ये झड़प हुई थी और आपसी समझौते से जब ये जो पूरा किस्सा था इस पर लगाम पा लिया गया है, यानी कि इस मतभेद को अब आगे नहीं बढ़ाया गया है, यहीं पर जो है शांत हो गया। तो याद रखिएगा आप कहाँ पर झड़प हुई है? ये नाकुला दर्रा के पास जो कि सिक्किम में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, फेसबुक और सिल्वर लेक के बाद अब किस कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म का 2.32% यानी कि लगभग 2.5% के आसपास हिस्सा 11,367 करोड़ रुपए में खरीद लिया है? तो मैंने आपको बताया था किस कंपनी में ने खरीदा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है।
ये कंपनी है विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, ठीक है। विस्टा इक्विटी पार्टनर्स ने फेसबुक और सिल्वर लेक के बाद जो है वो रिलायंस के अंदर, यानी कि रिलायंस की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स, उसमें 2.32% हिस्सा जो है वो 11,367 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। तो रिलायंस जियो में पहले फेसबुक ने अपना कुछ हिस्सा खरीदा, फिर सिल्वर लेक ने, और अब तीसरी कंपनी बन गई है विस्टा इक्विटी पार्टनर्स। कुछ डिटेल में आपको इसमें बता दूं, यह जो कंपनी है ये अमेरिका की एक प्राइवेट इक्विटी फर्म है जो दुनिया भर में टेक्नोलॉजी के सेक्टर में निवेश करती है, और यह डील 11,367 करोड़ रुपए में हुई है, और यह निवेश जियो प्लेटफॉर्म्स के इक्विटी मूल्य 4.91 लाख करोड़ रुपए और इंटरप्राइज वैल्यू 5.16 लाख करोड़ रुपए पर किया गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। फेसबुक और सिल्वर लेक के बाद अब किस कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म्स का 2.32% हिस्सा 11,367 करोड़ रुपए में खरीदा है? तो यह है विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, ये अमेरिका की एक कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस भारतीय कंपनी ने 14 मई को राइट्स इशू लाने का हाल ही में ऐलान किया है? तो ये रिलायंस इंडस्ट्री है, और इसमें अभी आपको मैंने बताया है, एक तो विस्टा कंपनी, फेसबुक, और एक और कंपनी का नाम है ये सिल्वर लेक। इन्होंने जो है अपनी हिस्सेदारी अभी इसमें खरीदी रिलायंस इंडस्ट्री में। तो रिलायंस इंडस्ट्री ने एक और ऐलान किया है कि 14 मई को वो राइट्स इशू लाने का जो है वो ऐलान इन्होंने किया है, रिलायंस इंडस्ट्री ने हाल ही में 14 मई को। तो ये क्या होगा, थोड़ा सा डिटेल इसमें हम देख लेते हैं। इस राइट्स इशू में योग्य शेयर धारकों को उनके पास मौजूद हर 15 शेयरों पर एक शेयर खरीदने का अधिकार मिलेगा। जिनके पास रिलायंस के शेयर नहीं है वो इसमें हिस्सा नहीं ले सकते हैं। और रिलायंस इंडस्ट्री को BSE और NSE के राइट्स इशू लाने की अनुमति भी इसमें मिली है, और राइट्स इशू में उनके पास मौजूद हर 15 शेयरों पर एक शेयर खरीदने का उनको अधिकार मिलेगा। तो याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये फाइनेंशियल कंडीशन का। किस भारतीय कंपनी ने 14 मई को राइट्स इशू लाने का ऐलान किया है? तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने किया है, ठीक है। और इसके जो मालिक है रिलायंस कंपनी के वो है मुकेश अंबानी। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है? ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था जो है वो अमेरिका की है, ठीक है। उसके बाद आता है भारत का स्थान। इसके अलावा रेलवे से संबंधित और भी मैं एक दो क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो ये चली थी 16 अप्रैल 1853 को। याद रखिएगा, भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को चली थी। और कितने किलोमीटर तक चली थी ये मुंबई से थाने के बीच चली थी, और 34 किलोमीटर का इसने सफ़र तय किया था। तो ये भी काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन बता दूं आपको, पहला रेल अधिनियम कब बना? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला रेल अधिनियम 1890 में बना था। तो ये 3-4 क्वेश्चन आप याद रखिएगा रेलवे से रिलेटेड। विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था अमेरिका की है, भारत का नंबर आता है दूसरे स्थान पर, ठीक है। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली? तो ये चली 16 अप्रैल 1853 को, 34 किलोमीटर तक चली थी मुंबई से थाने के बीच में। और पहला रेल अधिनियम कब बना? तो ये 1890 में बना था। सेकंड क्वेश्चन है हमारा स्टैटिक जीके का, भारत में राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन जो है वो कब शुरू हुआ सबसे पहले? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये। तो ये शुरू हुआ था 1969 को, याद रखिएगा। 1969 में सबसे पहले राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन शुरू हुआ है, तो याद रखिएगा आप। इसके अलावा एक क्वेश्चन और मैं आपको रेलवे से बता दूं कि रेल यात्री बीमा योजना की शुरुआत कब से की गई थी? ये भी एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 1994 में सबसे पहले रेल यात्री बीमा योजना की भी शुरुआत की गई थी। इसके अलावा ब्लू चिप के नाम से किस रेलवे जोन को जाना जाता है? ये भी पूछा जाता है। तो ब्लू चिप के नाम से दक्षिण पूर्व रेलवे जो है उसे जाना जाता है। तो ये 3 क्वेश्चन आप इसमें भी याद रखिएगा। तो राजधानी एक्सप्रेस का सबसे पहली बार परिचालन 1969 में शुरू हुआ था। तो ये थे हमारे 12 मई के स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अब आज की क्विज़ में आपसे पूछता हूँ, आज का प्रश्न है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसे माना जाता है? 1911, 1921, 1951 या 1981? अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए। रिपीट करता हूँ क्वेश्चन एक बार और, जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसे माना जाता है? ठीक है, अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो वीडियो देखने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।